नमस्कार। 5 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है भारत की हिस्ट्री में, मैं कहूँगा सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, क्योंकि दो ऐसे इंसिडेंट्स इस दिन हुए हैं। हम देख रहे हैं पिछले साल जम्मू कश्मीर से 370 धारा जो थी उसको हटाया गया केंद्र सरकार द्वारा, और इस साल राम जन्मभूमि में भूमि पूजन किया जाएगा, जो एक काफ़ी सालों से मैं कहूँगा राम भक्तों की एक आशा थी, आज वो पूरी होने जा रही है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव की बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजेस आई। यहाँ की माँ बहनों को जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, या उनको मैं कहूँगा जो उनको जिन हितों से उनको वंचित रखा गया वो पूरे किए गए। वाल्मीकि समाज का बेनिफिट हुआ इससे, कहीं ना कहीं जो बात हमेशा की जाती थी, उनको वंचित रखा जाता था, जिन हकों से वो उनको हक हकूक मिले। सेंट्रल स्कीम्स जो होती थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई। कश्मीरी हेजिमनी की बात की जाती थी, वो भी यहाँ पे अगर हम बात करें उसने मुखौटा बदला है, लेकिन कुछ हद तक वो जो है कंटेन भी की गई। इसी सब पे बात करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर ने खोआ और क्या आने वाले समय में मिल सकता है, और क्या हमें पिछले एक साल में मिला 370 जाने के बाद। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद से राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी, नमस्कार। जिस तरह से मैं अभी दर्शकों को बता रहा था, 370 टूटने को 1 साल हो गया। बीजेपी का कोर एजेंडा होता था, वीएचपी और कई जितने भी संघ से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, उनका भी ये जो था एक कोर एजेंडा था। हमेशा उन्होंने इसके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी की है पिछले कई सालों से। 1 साल में क्या बदला? आप वीएचपी की तरफ से क्या, किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको, क्या बदला और क्या आगे हो सकता है? देखिए, 370A की अनुचित धाराओं का टूटना और 35A की जो एबोलिशन है, जो अनड्यूली इंडक्ट की गई थी भारत के संविधान में, सबसे पहले तो हमारी माताओं बहनों को जम्मू कश्मीर में समान अधिकार मिला। ये दोयम दर्जे की नागरिक 35A ने माताओं और बहनों को बना दिया था कि अगर किसी माता या किसी बहन की या बेटी की शादी बाहर हो जाती थी जम्मू कश्मीर से, तो उसको सभी नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। ये अत्याचार था, जुल्म था, बारबैरिक था, अमानवीय था। और आज 21वीं सदी में इस तरह की चीज़ सोची भी नहीं जा सकती, 20वीं सदी में भी सोची नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी उन तत्कालीन शासकों ने, जो कि एक इस्लामिक मानसिकता से इस तरह से ग्रस्त थे कि वो औरत को बराबरी का दर्जा ही नहीं देना चाहते थे, उन्होंने इस तरह की धारा भारत के संविधान में दर्ज करा करके जम्मू कश्मीर के लिए ये विशेषाधिकार प्राप्त किया। उससे मुक्ति मिली और हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सब आज बराबर की नागरिक हैं। इसके लिए सभी को बधाई, और जिन्होंने ये काम किया है उनको भी बधाई। 370 की अनुचित धाराओं की एब्रोगेशन, क्या आप सोच सकते हैं कि भारतवर्ष की सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना जो कि प्रहरी है हमारी सीमाओं की, उसको यहां पर अपनी छावनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती, जिसने 1948 में हमें बचाया, जो आज से लेके जो 1947 से लेके आज तक हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, जो लद्दाख में हमारे लिए चाइना से लड़ रही है, जो बाकी सारे फ्रंट्स पे पाकिस्तान के साथ लड़ रही है, उसको अगर कहीं पर छावनी बनानी है तो जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट उसको परमिशन देगा? क्या ये उचित था? ये 370 की एब्रोगेशन के बाद इंप्लीमेंट हुआ। ये तो अभी जो नोटिफिकेशन है थोड़े दिन पहले आई है। यहां पारिवारिक राज चल रहे थे, जो करप्शन कर रहे हैं वही हाकम है, वही उसकी जांच करेंगे। और यही एक वजह थी कि नेपोटिज्म और करप्शन की सबसे ज्यादा शिकायतों के बावजूद पिछले 70 सालों में यहां एक भी, जिसको कहते हैं बिग फिश, कोई बड़ा आदमी, कोई सत्ताधारी उसमें नहीं फंसा। और कभी कभार कहीं किसी को जुर्माना, सजा या चालान पेश हुआ तो वो चपड़ासी, पटवारी, क्लर्क उसके ऊपर हुआ, जो पॉलिसी मेकिंग और सारी चीजों में बहुत बड़े गड़बड़झाले करते थे, वो नहीं आए, क्योंकि वही ही जांच करने वाले थे। पहली बार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई, उसके सीधे अधिकार क्षेत्र में ये जम्मू कश्मीर आया है, और वो सीधे तौर पर यहाँ के लिए, यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका केस रजिस्टर कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को पूछे बगैर। ये तो यहाँ की हालत थी। तो पर्सनलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और जो एक नैरेटिव चल रहा था
कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, कश्मीर को थोड़ा सा बेनिफिट दिया जा रहा है, मैं उसमें भी बताऊं कि वहाँ भी सब रीजनलिज्म चलता था। ये कश्मीरी भी अगर सोचें, कोई गलत अवधारणा देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर दिया, कश्मीर में भी फ़ायदा सिर्फ उन्हीं जगहों पे किया जहां इन हाकिमों की अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, जहां ये खुद बसते थे। उसके अलावा अब जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं, 10 ज़िले कश्मीर रीजन में हैं, पीर पंचाल के पास 10 ज़िले इस तरफ हैं। आप उनकी तरक्की देखिए। इन्होंने सारा पैसा जितना भी आया करप्शन करके या तो जम्मू कश्मीर के बाहर विदेशों में भेजा जहां जहां इनके सेल्स थे, जहां इन्होंने अपनी जो है व्यक्तिगत प्रॉपर्टियां डेवलप करने के लिए लगाया। क्या इन्होंने इतना पैसा अगर जो दूर दराज के जिले हैं, कुपवाड़ा, बारामूला, वहां पर लगाया होता तो नजर आता। बारामूला हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है। क्या आपको तीर्थ यात्रा के लिए कभी उस तरफ भेजने का इन्होंने कोई प्रयास किया? कभी नहीं किया। और इस तरह की बहुत सारी जगह हैं। तो इस करके वो जो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें छुटकारा मिला है, सबको समान अधिकार, उसकी तरफ हम चलने लग पड़े। राजेश जी, यहाँ पे आपने करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, क्या हम करप्ट ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं या करप्ट हम पॉलिसी मेकिंग जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे, उनकी बात कर रहे हैं इस समय? देखिए, क्योंकि हम इस समय जो देख रहे हैं यहाँ पे एक कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का भी पॉलिसी पैरालिसिस कोविड के दौरान कई जगहों पे हमें दिखाई भी दिया। देखिए, फिलहाल तो हम जो बात कर रहे हैं दैट वाज करप्शन इन पॉलिसी मेकिंग। हम इसको जनरलाइज बात करें, इसको स्पेसिफिक ना करें, क्योंकि स्पेसिफिक्स में अगर हम जाएंगे तो फिर हमें पहले 70 साल एनालाइज करने पड़ेंगे कि 70 सालों में स्पेसिफिकली क्या क्या हुआ। एक साल का समय बहुत कम है। एक साल में से भी कम समय, अभी तो 1 नवंबर से ही एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुई है, और 1 नवंबर से अब तक हम अगर स्पेसिफिक टारगेट्स करते जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। पहले हमें 70 सालों में जितनी गड़बड़ की है उसमें दुरुस्तियां कहां से होनी है। तो राजेश गुप्ता जी, मैंने जो जनरलाइज्ड आपको कहा कि सीबीसी और सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में अब जम्मू कश्मीर आया, कई चीजें उजागर होंगी। तो कहीं ना कहीं आपका कहना में समय देना पड़ेगा थोड़ा सा और, हाँ, ताकि चीजें जो हैं अपने ट्रैक पे आ जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। जी जी। फिर अब उसको हमें पहले पुराने 70 साल का आकलन करना है, फिर यहाँ इनको 5, 10, 15 साल दीजिए, फिर यहाँ का आकलन करें कि किस स्टेज पे हम 70 साल के बाद थे और आज 10 साल बाद, 15 साल के बाद हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं। क्या डेवलपमेंट की स्पीड फास्ट हुई? डेवलपमेंट कभी भी, मैं मानता हूं कि स्पीड ऑफ थॉट के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जितनी फंडिंग भारतवर्ष से यहां पर आई है, वो पैसा कहां लगा है, इन चीजों को तो देखना होगा। और उसके साथ साथ क्या विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से जो मैं देखता हूं, क्या सभी धर्मों को समान रूप से ग्रो करने का अधिकार मिला है? उन रजीम्स के दौरान तो हमें श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उन रजीम्स के दौरान तो हमारे वो कौसरनाग की यात्रा के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता था। उन रजीम्स के दौरान हमें बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। हमारी कौन सी ऐसी तीर्थ यात्रा है जिस पर इस्लामिक आतंकवादियों ने अटैक नहीं किए, गोलियां नहीं बरसाई, और सरकार का रवैया जो है वो पक्षपातपूर्ण नहीं रहा? आप मुझे बताइए। मैं नाम लेके आपको कह रहा हूं, वैष्णो देवी, अमरनाथ जी, बूढ़ा अमरनाथ जी, कौसरनाग जी, बिल्कुल। इसी तरह ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी तीर्थ यात्राएं चलती हैं। कौन सी तीर्थ यात्रा, कौन से मंदिरों पर, रघुनाथ जी के मंदिर के ऊपर 2-2 बार अटैक हुआ? और ये क्यों था? हमें ऐसा लगता है कि उस वक्त की तत्कालीन सरकारों का, तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेशन का, और सरकार अगर किसी वक्त गवर्नर राज था तो सरकार में सेल तो उन्हीं लोगों के थे, हैं? उनका एक जिसको कहें प्रोटेक्शन थी इन आतंकवाद प्रस्त ताकतों को। अगर अक्षरधाम में अटैक होता है तो उसके जो अक्षरधाम के हत्यारे हैं यहाँ के मिनिस्टर के घर से पकड़े जाते हैं। तो क्या ये सरकारी तौर पर फैलाया गया आतंकवाद नहीं था हिंदू समाज के खिलाफ? हमारी लड़ाई उस चीज के साथ है, हमें बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए थे, बराबरी के साथ साथ पूजा पद्धति के अधिकार भी मिलने चाहिए थे, बराबरी के साथ हर जगह रहने के अधिकार मिलने चाहिए थे। एक नेफेरियस डिजाइन के तहत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से से, जिसमें कि कश्मीर वैली के 10 जिले आते हैं, वहां से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। क्या ये अत्याचार नहीं था, जुल्म नहीं था, ये पक्षपातपूर्ण नहीं था?
और जो उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप उन जिलों में हावी थी, उसने प्रयास क्यों नहीं किए कि वो ना आए, यहां से, वहां से ना निकले? और उसके बाद उनकी सरकारें भी आई, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि वो वापस अपने घरों में बस जाएं। उनकी प्रॉपर्टियां जबरदस्ती खरीद ली गई। क्या ये पक्षपातपूर्ण नहीं था? और विश्व हिंदू परिषद इस चीज की चिंता करती है, कंडेम करती है और प्रतिबद्ध है कि हिंदू समाज को जम्मू कश्मीर में पूर्ण बराबरी से रहने का अधिकार मिले, स्वाभिमान से रहने का अधिकार मिले, और इसी दिशा में हम प्रयासरत रहते हैं। राजेश जी, हम कश्मीर हेजेमनी की बात कर रहे थे। हम आपने जिस तरह से बताया, बड़ा ही एक मैं कहूँगा सही चीज़ थी, वो आकलन था कि पूरा कश्मीर जो था वो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ जो पॉकेट्स थी जिन पॉलिटिशियंस की, वहाँ पे फ़ायदा दिलाए गए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की गई वहाँ पे। हम देखते थे 5 अगस्त 2019 से पहले अक्सर ये बात की जाती थी जम्मू के अंदर कि हमारे ऊपर कश्मीरियत जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कश्मीरी डोमिनेंस है पूरे खित्ते के ऊपर, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं कहीं ना कहीं सब असफल रह जाते हैं हमें रिप्रेजेंट करने में सेंटर के सामने। 5 अगस्त के बाद ये आशा की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो है वो डोमिनेंस खत्म होगी जी। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा कि डोमिनेंस ने सिर्फ मुखौटा बदला। आज भी अगर हम देखें, कई सारे मुद्दों पे हम देख रहे हैं, एक नई पार्टी बनती है, उसके नए सरबराह आते हैं, कश्मीर मूल के हैं वो जब मिलने जाते हैं गृह मंत्री से तो उनकी बात सुनी जाती है, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से नैरेटिव चलाया जाता है उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन हमारे जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है उसकी बात सुनी नहीं जाती। क्या ये सच है या इसको नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उस तरीके से दोबारा से कश्मीर डोमिनेंस के लिए पूरे खित्ते पे? देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व करता हूं और मोटे तौर पर हम हिंदू समाज की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो संकल्प है सर्वे भवन्तु सुखिना और विश्व का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण चाहते हैं। राजनीति एक अलग क्षेत्र है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है। मुझे नहीं लगता कि जो जम्मू का डोगरा है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। अगर सक्षम नहीं होता तो आज ये 370 टूटी ना होती। पॉलिटिकल पार्टियां रोज नई पैदा होती हैं, कुछ खत्म भी हो जाती हैं, आपने देखा होगा, और वो अपने अपने ढंग से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करने के लिए अपना नैरेटिव खड़ा करती हैं। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते उनके कार्यकलाप पर टिप्पणी नहीं करते। हम ये देखते हैं कि राष्ट्रवादी समाज और हिंदू समाज, उसका जो मुद्दा है वो सभी के पास जाए, और उन मुद्दों को लेकर के हम सभी सरकारों के पास जाते हैं, चाहे वो केंद्र में कोई भी सरकार हो। अतीत में भी हम अपने मुद्दे सभी सरकारों के पास लेकर के जाते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 29-30 जून को जम्मू में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्य प्रबंध समिति की बैठक हुई थी, जो कि सर्वोच्च संस्था हमारी वर्किंग कमेटी है। 700 के लगभग उसमें सदस्य हैं पूरे विश्व से। वो सभी यहाँ पर आए थे। 3 दिन के लिए यहाँ पर मंथन हुआ और कुछ प्रस्ताव जम्मू में बैठ करके कांगड़ा फोर्ट में वो पास किए गए थे। जिन प्रस्तावों में एक था, ये 29-30 जून जम्मू की बात है, जबकि, और ये ड्यूली प्रेस में था, प्रस्ताव भी प्रेस में है, और जिसमें कि केंद्र सरकार को सीधे तौर पर आग्रह किया गया था कि राम मंदिर बनाने के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो दूर करें और उसको तेजी के साथ रिप्रेजेंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के अनुचित प्रावधानों को अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। 35A जो भेदभावकारी धारा है उसको खत्म किया जाए। शारदा पीठ का रास्ता कॉरिडोर खोला जाए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया जाए, जिससे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और सिख भाई जो हैं उनको न्याय मिल सके, उनको यहाँ की नागरिकता मिले, क्योंकि वो 47 में यहाँ आने से चूक गए थे, 71 में यहाँ आने से चूक गए थे, और वो देश जो थे वो इस्लामिक राष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे बने थे, इस करके हिंदुओं को वहाँ से निकलना था, कुछ लोग नहीं निकल पाए। और इस तरह की कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा हुई थी, प्रस्ताव पास हुए, और मैं थैंकफुल हूँ आपके माध्यम से केंद्र सरकार का कि 29-30 जून को जब ये बात होती है तो उसके इमीडिएटली बाद
5 अगस्त को हमारी बात सुनी गई और केंद्र ने धारा 370 भी तोड़ दी, 35A को भी खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को इन राक्षसों के क्लचेस से मुक्ति दिला करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया, लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया और एक डेवलपमेंट की नई जो बयार है यहाँ पर शुरू हुई। आज आप देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में बहुत सारे बंद पड़े मंदिर, आप हफ्ते 15 दिन 10 दिन में आपको पता आता है कि हाँ वहाँ पे सफाई हो रही है, दोबारा से पूजा अर्चना शुरू हो रही है। कुछ स्कीमें आई हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं वहाँ पर उनको नौकरियाँ मिलेंगी, वापस जाएंगी। कुछ योजनाएं चल रही हैं कि हिंदुओं को वहाँ पर पुनर्स्थापित करने की, जिनको कि वहाँ पे फोर्सिबली भगाया गया था। तो डोमिसाइल की नई स्कीमें आई हैं। आपको मैं बता दूं कि रिजर्वेशन का रूल जब यहाँ पर स्टडी किया गया तो पता लगा कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे देन जो व्यक्तिगत जो उन खानदानी रजीम्स का हिस्सा थे, उन्होंने अपने अपने घरों के आसपास के क्षेत्र को, अपने अपने गाँव को जो कि पहले ही बहुत डेवलप थे, उनको रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज घोषित करके उसके लिए 20% की रिजर्वेशन रखी हुई थी। आज सरकार ने उस रिजर्वेशन को रीएनालाइज करना शुरू कर दिया है। फिलहाल उसको 20 से 10 कर दिया गया। उसका लाभ अन्य वंचित वर्गों को देने की कवायद शुरू की गई है। तो ये चीजें सही दिशा में जा रही, लेकिन जो लोग 70 साल से सत्ताधारी थे, जो लोग सत्ताधारी होकर के करप्शन से उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, अब उनको ये बात पच नहीं रही है और क्योंकि वो पच नहीं रही है, इस करके वो एक नए किस्म का दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज अब उनकी बातों में आने वाला नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल का एनालिसिस करें कि जम्मू कश्मीर में कितने नए कानून लागू हुए हैं, कितने पुराने कानून अबॉलिश हुए हैं, कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, मैंने तो आपको 2-3 ही बताई हैं। तो बाकी आप देखिएगा कि कितनी सारी नई नई चीज़ें यहाँ से निकल करके आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई इंसाफ नहीं है कि मुझे तो अधिकार है मुंबई में जाकर के प्रॉपर्टी खरीदने का, बिजनेस करने का, कारपेट की दुकान खोलने का, शाल बेचने का, ड्राई फ्रूट का शोरूम बनाने का, लेकिन मुंबई वाले को यहाँ पर आकर के समान अधिकार क्यों ना दें? वो क्यों नहीं श्रीनगर में जाकर के डल लेक के सामने अपना आशियाना खरीद सकता, या अपनी दुकान खोल सकता, या अपना कोई बिजनेस कर सकता? अगर श्रीनगर वाला बॉम्बे बिजनेस कर सकता है, बारामूला वाला मुंबई में बिजनेस कर सकता है, गोवा में कर सकता है, तो गोवा वाला यहाँ क्यों नहीं कर सकता? जबकि जम्मू कश्मीर जो था, ये कोई सेल्फ सफिशिएंट स्टेट कभी नहीं थी। हमारा 2/3 बजट जो है वो केंद्र सरकार से आता था, और केंद्र सरकार में कहां से आता था? टैक्स पेयर के पैसे से, पूरे भारतवर्ष के टैक्स पेयर के पैसे से। तो पूरे भारतवर्ष का टैक्स पेयर का पैसा हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर अधिकार नहीं देना चाहते मकान खरीदने का। ये कोई इंसाफ नहीं था। समानता का अधिकार चाहिए। मैं मकान दिल्ली खरीद सकता हूँ तो दिल्ली वाला भी यहाँ खरीद सकता है। और दूसरा, इस 370 ने हमें कुछ दिया नहीं था। हमें सिर्फ अगर दिया होता तो हमारा सारा यूथ आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाकर के छोटी छोटी नौकरियां क्यों कर रहा होता? हमारे सारे शहर सीनियर सिटीजन होम्स क्यों बने होते? आप देखें जहां भी आप रहते हैं, आपने आसपास देखिए कि कितना यूथ हमारा जम्मू से बाहर जाकर के काम कर रहा है, या कश्मीर से बाहर जाकर के काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज हमने डेवलप नहीं की। अगर ये 370 या पुरानी सरकारें इतनी अच्छी थी तो हमारे यूथ को बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती? तो आज क्योंकि लॉजिक पे वो इस नए सेटअप को कंटेस्ट नहीं कर सकते, जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस करके बिना लॉजिक के कुछ चीज़ों को गलत कंटेस्ट में पेश करके, गलत प्रिटेक्स्ट में पेश करके एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये टेम्पररी है। जब लोगों को डेवलपमेंटल चीज़ें सामने आएंगी, उसका आभास होगा, तो ये चीज़ें ये शॉर्ट टर्म है। चलिए ठीक है राजेश जी। कहीं ना कहीं राजेश जी का कहना है कि हमें थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट्स की बात की जाती थी वो होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन समय लगेगा। हमें पलक झपकते जो है वो चीज़ें बदलती नहीं दिखाई देंगी। कुछ आपको उनके जो अंश ज़रूर दिखाई देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, सब्र रखना पड़ेगा। आने वाले कुछ सालों में वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएंगी, वो सब चीज़ें दिखेंगी आपको जिनकी आशा आप करते थे 370 हटने से पहले। और 370 हटने के बाद जो एकदम आपको जो है सपने दिखने लगे थे आपको, वो सपने भी साकार होंगे। थोड़ा समय जो है वो देना पड़ेगा, चाहे वो सेंटर की सरकार हो या स्टेट में जो गवर्नमेंट है उनको।
ये थे राजेश गुप्ता जी वीएचपी से, जिन्होंने एकदम बेड टू बेड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली जो सवाल हमने इनसे किए उनका जवाब दिया और बताया किस तरह से जो है वीएचपी एक विजन लेके चलती है इस समानता के अधिकार का हर रिलीजन को लेके। धन्यवाद।